आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूरी तरह से भाग जाए तो उसको दी गई सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं, समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमको 2 और 3 संख्या है और उसका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो हमको ऐसी संख्या देखना है जो सबसे छोटी हो और 2 और 3 दोनों से भाग चला जाए। तो 4 है क्या, 4 2 से जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा। 5 ना तो 2 से जाएगा ना ही 3 से जाएगा। 6 एक ऐसी संख्या है 6 जो हम 2 से भी भाग दे सकते हैं और 3 से भी भाग दे सकते हैं। उससे छोटी कोई और संख्या नहीं है। 2 और 3 ऑलरेडी वो खुद संख्या है जो अपने आप से भाग जाता है, लेकिन जो दोनों से भाग जाए वह सबसे छोटी संख्या हमारी 6 है, क्योंकि 4 और 5 बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे इनका जो एलसीएम है वो हमारा कितना है, 6 है। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? वह छोटी सी छोटी संख्या जो हमको जितनी भी संख्या दी गई है उससे पूरी तरह से भाग जाए तो उसी संख्या को सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। अब देखते हैं लघुत्तम समापवर्त निकालते कैसे हैं, निकालने की विधि। किसी भी संख्या का लघुत्तम समापवर्त निकालते कैसे हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हमको एक क्वेश्चन दिया है जिसमें 12, 16, 24, 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से टेबल बना लेते हैं जिसमें 12, 16, 24, 36 और 48 है। अब हमको क्या करना है, सबसे छोटी संख्याओं का भाग देते हुए जाना है। और कब तक भाग देना है, जब तक कि लास्ट में पूरा 1 ना आ जाए। देखते हैं, यहाँ पे मैं 2 से दिया तो ये हो जाएगा 6 दूने 12, 8 दूने 16, 12 दूने 24, 18 दूने 36 और 24 दूने 48। फिर यहाँ से तो 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 12 का आधा 6, 18 का आधा 9 और 24 का आधा 12। अब यहाँ से फिर 2 से देंगे, लेकिन 2 हमारा नहीं जाएगा 3 से पूरी तरह से, तो 0 भाग नहीं जाएगा, जो नहीं कटेगा है ना, उसको हम क्या करेंगे, वैसे नीचे लिखते हुए आएंगे। फिर यहाँ पे हो गया मेरा 2, तो ये नहीं जाएगा तो ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 9 नहीं जाएगा तो 9 और 12 का आधा 6। फिर 2 से जाएगा, ये 3, ये 1, ये भी 3, ये 9 और ये 3। अब कोई भी संख्या नहीं है जो 2 से भाग जाए, तो अब हमारी 2 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3। तो यहाँ पे 3 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 1, 3, ये हो जाएगा 3 एकम 3, ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अभी भी यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम फिर लिख देंगे 3, 1, 1, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इस तरह से हमको क्या करना है, सभी संख्याओं का छोटी संख्या से भाग देते हुए हमको जाना है। अब यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 कितने बार है, 1, 2, 3, 4, 2 आया है 4 बार और 3 कितना आया है, 2 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब क्या होगा, ये हो गया हमारा 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36, 36 दूने 72 और 72 दूने 144। ठीक। अब 144 जो है इन सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त है। यहां पे लिखेंगे 12, 16, 24, 36, 48 का एलसीएम कितना, 144 है। मतलब 144 ही वह छोटी संख्या है जो हम इन संख्या से भाग दें तो पूरी तरह से भाग जाएगा। जैसे 12 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका आप एलसीएम निकाल के देखिए क्या आएगा। अगला हम पढ़ते हैं, अगला हमारा टॉपिक है महत्तम समापवर्त होता क्या है, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, शॉर्टकट में HCF कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या
जो दी गए संख्या का पूर्ण भाज्य हो तो उस संख्या को दिए गए संख्या का महत्तम समापवर्त कहते हैं। यहां पे दो संख्या है 8 और 12 का HCF ज्ञात कीजिए। तो हमको वह बड़ी सी बड़ी संख्या निकालना है जो दोनों से भाग चला जाए। यहां से देखते हैं, जैसे 8 है तो 8 से 2 का भी भाग जाएगा 4 बार, 8 का 4 से भी जाएगा 2 बार। दूसरा देखते हैं 12 है हमारे पास, तो ये 2 से भी जाएगा 6 बार, ये 3 से भी जाएगा, ये 3 से भी जाएगा 4 बार, और ये 4 से भी जाएगा 3 बार, और ये 6 से भी जाएगा 2 बार। और अब इनमें देखते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में है। तो 2 है हमारी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 4 है, यहां भी 4 है और यहां भी 4 है। तो क्या हम 2 ले सकते हैं या 4 लेंगे? तो हमारी परिभाषा क्या बोल रही है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब संख्या तो हमारे पास 2 भी है और संख्या हमारे पास 4 भी है, जो है ना 8 को भी पूरी तरह से भाग देता है और 12 को भी पूरी तरह से भाग देता है। लेकिन इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो हमारी क्या है, 4 है, इसलिए उसका जो महत्तम समापवर्त होगा वो कितना होगा, 4 होगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? जो दोनों में कॉमन हो और जो क्या हो, बड़ी संख्या हो, नाम ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों से या दोनों संख्या को भाग दे पूरी तरह से, वही हमारा क्या कहलाता है, महत्तम समापवर्त कहलाता है। आइए महत्तम समापवर्त निकालते कैसे हैं। HCF निकालने की विधि क्या है, तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में दिया है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 16, 24, 36, 64 का HCF ज्ञात कीजिए। देखते हैं, पहले 16 का देखेंगे तो 16 2 बार में जाएगा, 2 से जाएगा, 16 का आधा 8, फिर 8 का आधा 4, फिर 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1। समझ आया क्या किए? फिर यहाँ पे हमारा 24 है, ये भी 2 से जाएगा, 2 एकम 2 दूने, फिर 2 से जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा 3, अब 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो ये 3 एकम 3। इसको देखते हैं, ये हमारा कितने बार है, 36 है, तो ये 2 से जाएगा 18, ये 2 से जाएगा 9, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से देंगे 3 तिया, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3। इसी तरह से हमारा 64 है, ये 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा तो 8, फिर 2 से जाएगा तो 4, फिर 2 से जाएगा तो 2, फिर 2 से जाएगा तो कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा। अब सबको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लेता हूं, इस तरह से, है ना, 16 का, 24 का, 36 का और 64 का हम लोग निकाल लिए। अब देखते हैं यहाँ पे हो क्या है। यहाँ पे कहीं पे 3 है क्या, नहीं है, 2 यहाँ पे 2 बार आया है, तो हम इसका भी 2 ले लेते हैं, इसका भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2। अब बाकी सब में 3 है, लेकिन इसमें और इसमें 3 नहीं है, तो हम 3 को लेंगे नहीं। तो हमारा जो HCF होगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 बराबर कितना, 4। अतः 16, 24, 36 और 64 का जो महत्तम समापवर्त होगा वो कितना होगा, 4 होगा। समझ आया आपको क्या करना है, जो सभी में कॉमन रहे वही उसी वस्तु को लेना है। अगर कोई एक में है एक में नहीं है तो वह संख्या हमारा नहीं होगा। कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल आपको करना है। क्वेश्चन हमको दिया है 84, 126, 140 का HCF क्या होगा, आपको इसको कैलकुलेट करके देखना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा है घातांक का नियम, जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। घातांक का नियम कक्षा 7वीं, 6वीं, 8वीं, है ना, 9वीं सभी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। पढ़ते तो हम सारे चीजों को हैं, बस मैं एक बार आप सबको रिकॉल करा रहा हूँ कि क्या होता क्या है।
अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला है घातांक का नियम। फर्स्ट मैं लेता हूं गुणा का नियम। गुणा का नियम, और उससे पहले आप सबको बता देता हूं, है ना, आधार दो चीज होता है इसमें, आधार और घात। तो किसको हम आधार कहेंगे, किसको हम घात कहेंगे, वो हमको पहले समझना है। हमारा बिल्डिंग जो होता है वो बीम के ऊपर खड़ा होता है, इसलिए हम बीम को क्या कहते हैं, मकान या घर का आधार बोलते हैं। सेम यहाँ पे क्या होगा, सपोज मैं यहाँ पे एक संख्या a है और यहाँ पे m है, ठीक है। तो ये जो a है इसको हम आधार कहेंगे और ये जो m है इसको हम घात कहेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे गुणा का नियम। तो गुणा का नियम क्या होता है, a के घात m गुना a के घात m। तो यहाँ पे गुना की स्थिति में जब आधार समान हो तो दोनों घातें जो है वो आपस में जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारा a के घात m प्लस m। समझ आया। दूसरा हमारा नियम होता है भाग का नियम। दूसरा हमारा होता है भाग का नियम। तो इसमें क्या हो रहा है, यदि a के घात m भागित a के घात m या a के घात m भागित a के घात m हो, तो भाग की स्थिति में यदि आधार समान हो, इसका भी आधार a है, इसका भी आधार a है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों जो घातें हैं आपस में घट जाती है। तो a के घात m इंटू m। इसी तरह से हमारा जो तीसरा नियम है वो है घात का घात। घात का घात। घात का घात का मतलब यदि a का घात m है और उसका घात n है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दोनों घातें आपस में गुना हो जाता है m गुना n। चौथा नियम हमारा है, यदि, है ना, चौथा नियम हमारा क्या हो रहा है, a के घात a इंटू b पूरे का घात m है, तो इसको हम लिख सकते हैं a का घात गुना गुना b का घात गुना b का घात m। सेम पांचवा नियम भाग के लिए हो जाएगा। यदि a भागित b और पूरे के घात m हो, तो ये हो जाएगा a के घात m बटे b के घात बटे b के घात m। है ना। छठवां नियम हमारा है, यदि कोई संख्या a के पावर m है, तो वो जब विपरीत जब भाग में जाता है तो वो क्या होता है, उसके घात का चिन्ह बदल जाता है, माइनस में हो जाता है। या यदि कोई, है ना, नीचे में है, बटे के रूप में है, जब वो गुना के रूप में आता है तो भी उसका चिन्ह जो है वो बदल जाता है। लास्ट हमारा सातवां नियम है, यदि किसी संख्या का घात या, है ना, 0 होता है तो उसका मान सदैव क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरह से हमारे घातांक के 7 नियम हैं और सातों नियम आपके लिए बहुत जरूरी है। सातों नियम का पता होना आपके लिए आवश्यक है। इसी तरह से मैं कुछ और बता देता हूं, है ना, 2 नियम और बता देता हूं। 7वां नंबर का, यदि कोई संख्या हमारा माइनस में है और उसका घात सम संख्या है, तो वह संख्या हमेशा कैसे आएगा, धनात्मक होगा। धनात्मक संख्या होगा, वह संख्या धनात्मक संख्या होगा। और इसी तरह से 8वां नंबर, यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और उसका घात विषम संख्या है, तो ये हमेशा कैसे आएगा, ऋणात्मक संख्या होगा। सम का मतलब है, सपोज यहाँ पे -1 का घात, है ना, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1
तो माइनस और माइनस का गुना प्लस, 1 और 1 का गुना 1, धनात्मक आया। इसी तरह से कोई संख्या है, सपोज इसी का ले लेता हूं -1 का, यह विषम संख्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, ऋण और ऋण का गुना धन, धन और ऋण का गुना ऋण, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, तो यह संख्या हमारा क्या आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो इस तरह से घातांक के नियम है। मैं एक ही क्वेश्चन बताता हूं और उसी क्वेश्चन पे ये सारे रूल आपको 1 बाय 1 फॉलो होते जाए। क्वेश्चन हमको दिया है 4 गुना 3 पूरे के घात 4 गुना 2/4 पूरे के घात 6। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुना 3 पूरे के घात 4 गुना 2/4 पूरे के घात 6। 4 को हम लिख सकते हैं 2 के घात 2, है ना, ये हो जाएगा पूरे के घात कितना हो जाएगा 4 गुना 3 के घात 4 गुना यहाँ पे हो जाएगा 2 के घात 6 बटे ये हो जाएगा 2 के घात 2 गुना 6। कौन कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ पे नियम लग रहा है a इंटू बी पूरे घात m है, तो पहला नियम हमारा क्या हो रहा है a के घात m गुना b के घात। यहाँ पे देख सकते हैं 4 का घात है ना, 4 का घात 4 और 3 का घात 4। इसी तरह से अगला हम जब इसको हल करेंगे, अच्छा यहाँ पे एक और लग रहा है, दूसरा नियम है a बाई बी, a बटे b का पावर यदि m है तो ये हो जाएगा a के पावर m बटे b के पावर m। अब जब इसको हल करेंगे अगला, तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूने 4 मतलब 2 के पावर 8, यहाँ से 2 दूने 2 चौके 8, जब घात के घात हो तो आपस में गुना हो जाता है, और ये हो जाएगा हमारा 3 के घात 4, यहाँ से गुना ये हो जाएगा 2 के घात 6 और ये हो जाएगा हमारा 4 दूने 2 के घात 2 और उस पूरे का घात 6, तो ये हो जाएगा 2 के घात 12। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है नियम हमारा a के घात m इंटू n, तो ये हो जाएगा a के घात m इंटू n। और दूसरा नियम भी और लग रहा है, दूसरा नियम हमारा क्या लग रहा है a बाई b, दूसरा नियम ये लग रहा है कि a के घात यदि m है तो ऊपर आने के बाद a के घात क्या हो जाता है माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं आधार 2 है 2 है 2 है, सभी आधार वाले को एक सामने लेते हैं तो ये हो जाएगा आधार। अब सभी जो है आपस में जुड़ जाते हैं तो ये हो जाएगा 8 धन 6 ऋण 12 गुना 3 के घात 4। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है a के घात m गुना a के घात m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगे। जब इस पूरे को जब हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 से 14, 14 में 12 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 2 के घात 2 गुना 3 के घात 4। इसको और क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब 9 के 27, 27 पे 81, ये हो जाएगा 4 गुना 81, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 8 चौक 32। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी घात के सूत्र हैं उनको हम बारी बारी से फॉलो करते जाएंगे। ठीक, आज का लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं और वह है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दशमलव का भिन्न में बदलना और भिन्न का दशमलव में बदलना। देखते हैं दशमलव संख्या को भिन्न संख्या में बदलना। ये इसमें बहुत बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो आज मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले हमको दिया है 0.2345,
पहली चीज तो यह है कि अगर दशमलव लग गया तो वो संख्या को हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, मतलब इसको हम ये नहीं बोल सकते दशमलव, है ना, 2345। दशमलव के बाद जितनी भी संख्या आती है उसको एक एक करके बोलना जाता है, सिंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे हमको दिया है हल 0.2345। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं दशमलव के लिए एक लिखेंगे 0.2345। तो यहाँ पे दशमलव, इसलिए दशमलव की जगह हम एक लिखेंगे नीचे में। उसके बाद काउंट करेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4, 4 संख्या है तो ये हो गया 4 जीरो लगा देंगे। जितनी भी संख्या है, सपोज 3 संख्या होता तो 3 जीरो लगाते। अब अगला स्टेप में क्या होगा, ये पूरा दशमलव वाला वैल्यू बढ़ जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना 2345, और ये हमारा हो जाएगा 1000। जब इसको हम 5 से भाग देंगे तो ये हमारा कितने बार में जाएगा, 5 चौक 20, बच गया 3 34, 5 6 के 30, कितना हो गया 4 45, 5 निया 45। इसको जब 5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20 डबल 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2000। ठीक, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, यह है हमारा हल 0.00002,4। इसको हम फिर इस तरह से लिख सकते हैं 0.00024। यहाँ पे बटे का चिन्ह, दशमलव है तो दशमलव के जस्ट नीचे हम एक लिखेंगे। इसके बाद काउंट करेंगे कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5। अगला स्टेप में दशमलव के पहले जो भी रहेगा वो सब बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 24 बटे 1 2 3 4 5। चाहो तो इसको और हल कर सकते हो, 4 से भाग जाएगा 4 24, ये 4 से जाएगा तो कितने बार में हो जाएगा 25 000। फिर इसको भाग देंगे हम लोग, 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 3, इसको जब 2 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 500। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 3 बटे 12,500। तो देखिए आपने कैसे हम, है ना, कैसे हम दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में बदल रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको करना कुछ नहीं है, बस दशमलव के नीचे एक लगाएंगे और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उतना हमको नीचे जीरो लगाते हुए चलना है। कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और दिया है 0.0080000। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये इसी तरह से होगा, इसको हम लिख सकते हैं 8/10। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान देना, जब ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दशमलव का तो 1 होगा, लेकिन यहाँ पे अब आप 2 संख्या काउंट नहीं करेंगे, है ना। आपके हिसाब से यहाँ पे ये 0 है, 0 के बाद एक तो दशमलव का 1 लगा दिया, फिर कितनी संख्या हो गया 2 संख्या, तो 2 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, 8/80। अब यहाँ से ये ऐसा, तो हम हमारा क्या हो जाएगा 8/10। तो कहने का मतलब है, अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है और संख्या के बाद यदि शून्य लगता है तो उस शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता। आप डायरेक्ट इसको, सपोज यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूं मैं, 0.8000। तो आप इसको डायरेक्ट इस तरह से हल कर सकते हैं, दशमलव का 1 और 1 अंक, तो ये हो जाएगा हमारा सीधा 8/10। 0 को हमको काउंट नहीं करना है, उसको संख्या में नहीं लेना है। हाँ, 0 की जगह यदि कोई संख्या होता तो वहां पे उसके लिए नीचे शून्य जरूर आता। कुछ और एग्जांपल हमको दिया है,
और वो हमको यहाँ पे दिया है। यहाँ पे 215 और इसको हमको घात के रूप में बदलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे 215 और उसके बाद हमको कितने जीरो दिए हैं, 10 जीरो दिया है। तो हम इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 215 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं 215 गुना 10 के घात 10। 215 गुना 10 के घात 10। इसको हम इस तरह से और भी लिख सकते हैं 200, है ना, ये हो जाएगा 21.5 गुना 10 के घात 11। या इसी को हम लिख सकते हैं 2.15 गुना 10 के घात 12। या इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.215 गुना 10 के घात। मतलब क्या समझ आ रहा है, हमारा दशमलव जो है वो लेफ्ट साइड आगे बढ़ते जा रहा है एक एक संख्या, और वही हमारा जो घात है वो एक एक संख्या बढ़ते जा रहा है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं यदि दशमलव बाएं तरफ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि दशमलव बाएं तरफ है ना, बाएं तरफ जाता है तो हमारा जो घात होता है उसमें धनात्मक संख्या की वृद्धि होती है। जबकि अगला क्वेश्चन हमको इस तरह से दिया है, इसमें समझते हैं क्या होता है। ये हमारा है 4.37 इंटू 10⁻⁻5। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 43.7 गुना 10 के घात, ये 5 की जगह कितना हो जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। ये भी सेम है, ये भी सेम है। इसको मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूं 437 गुना 10 के घात ऋण 7। मतलब क्या समझ आया, यदि दशमलव हमारा बाएं तरफ बढ़ता है तो उस समय है ना ऋणात्मक घात की संख्या बढ़ती जाती है। अगर हम बाएं तरफ जाते हैं तो धनात्मक घात की संख्या बढ़ती है, और वहीं पे दशमलव अगर बाएं तरफ बढ़ते जाता है तो ऋणात्मक संख्या घात की ऋणात्मक संख्या में वृद्धि होता है। तो इस तरह से हम दशमलव को भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखते हैं भिन्न का दशमलव में बदलना कैसे है। भिन्न का लव में रूपांतरण होता क्या है। भिन्न के बारे में बताया हूं अपने पहले लेक्चर में, पहले दूसरे वीडियो में बताया हूं। भिन्न होता है वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होता है, उसे हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न को हमको दशमलव बदलना है तो सीधी सी मतलब है उस संख्या का हमको हर से भाग देना है। सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 20/3, तो इसका क्या मतलब हुआ, सीधा हमको यहाँ पे 20 ये 3 है ना, हमको भाग देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 6 टाइम 6 × 18 बच गया 2, नहीं जाएगा, ये 0 लग गया तो ये हो जाएगा 6 × 18। अब ये कंटिन्यू आते जाएगा, ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। इस तरह से आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यह हमारा लास्ट वीडियो था मैथ्स बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की आधार का।